तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस दिल्ली के लिए हुई रवाना। आज शाम तक निपुण शर्मा को किया जा सकता है गिरफ्तार, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में हिंदू मुस्लिम के दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को दी क्लीन चिट, जाकिया जाफरी की याचिका को किया खारिज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अग्निपथ योजना को लेकर 4 दिन में छात्रों ने फूंक डाली। इतनी ट्रेनें, इतना नुकसान रेलवे को 10 वर्षों में भी नहीं हुआ। लोग बोले अब योगी मोदी कब चलाएंगे इनके घरों पर बुलडोजर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शिवसेना को लगा एक और बड़ा झटका। बागी विधायकों को मनाने गए संजय भोसले को असम पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राष्ट्रपति चुनाव में मायावती ने बीजेपी को समर्थन देने का किया ऐलान। बीजेपी को समर्थन देने के बाद विपक्ष को लगा मायावती से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शिवसेना का बीजेपी पर निशाना, कहा बागी विधायकों को दिखाया गया ईडी का डर और तोड़ दी हमारी पार्टी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में 42 सालों से विधानसभा में घट रहा है मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, 25 सीटों पर मुस्लिम है निर्णायक वोट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले निपुण शर्मा को आज पश्चिम बंगाल पुलिस करेगी गिरफ्तार। दिल्ली के लिए बंगाल पुलिस हुई रवाना, भाजपा को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा को पश्चिम बंगाल से बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि निपुण शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए कोलकाता पुलिस आज पश्चिम बंगाल से दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में आकर आज निपुण शर्मा को पश्चिम बंगाल की पुलिस तलब करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। वहीं आपको बता दें कि खबर यह भी सामने निकल कर आई दोस्तों की पूछताछ के बाद निपुण शर्मा को गिरफ्तार करके पश्चिम बंगाल पुलिस अपने साथ यहां पर इसको लेकर आएगी। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और महाराष्ट्र पुलिस 5 दिन दिल्ली में निपुण शर्मा को ढूंढने आई थी, गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन निपुण शर्मा अंडरग्राउंड हो गई थी। मुंबई पुलिस को निपुण शर्मा नहीं मिली थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। तो अब पश्चिम बंगाल की पुलिस भी दिल्ली पहुंचने वाली है और दिल्ली आज पहुंचकर निपुण शर्मा से बातचीत करेगी, पूछताछ करेगी, उसके बाद इन्हें आज गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि निपुण शर्मा की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। आपकी क्या राय, निपुण शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने दी क्लीन चिट, जाकिया जाफरी की याचिका को किया खारिज। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने कल पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में विशेष जांच दल यानी एसआईटी द्वारा नरेंद्र मोदी व अन्य को दी गई क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हम एसआईटी रिपोर्ट को स्वीकार करने और विरोध याचिका को खारिज करने के मजिस्ट्रेट के फैसले को बरकरार रखते हैं। इस अपील में मेरिट के अभाव है, इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि जो जाकिया जाफरी है कांग्रेस नेता की पत्नी, उन्होंने आरोप लगाया था कि जो गुजरात के दंगे हुए हैं वो मोदी के इशारे पर हुए और मोदी के इशारे पर ही मुसलमानों का कत्लेआम गुजरात में किया गया था। इसलिए जो एसआईटी ने प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दी है वो बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ भी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको झटका दे दिया और उनकी बात नहीं मानी और मोदी के समर्थन में फैसला सुनाते हुए क्लीन चिट देते हुए जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कोर्ट भी अब न्याय करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अग्निपथ योजना को लेकर 4 दिन में उपद्रवियों ने फूंक डाली। इतनी ट्रेनें, इतना नुकसान रेलवे को 10 वर्षों में भी नहीं हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध इस कदर बढ़ा कि जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ की वारदातें देखने को मिली। विरोध की इस आग में सबसे अधिक नुकसान रेलवे को झेलना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और दर्जनों ट्रेनों को फूंक डाला। रेलवे ने 18 जून को बताया था कि उसे 4 दिन के हिंसक प्रदर्शन में ही 700 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने अब तक रेलवे की जितनी संपत्ति जलाई है उतना नुकसान तो रेलवे को पिछले 1 दशक में भी नहीं हुआ था। अग्निपथ के विरोध प्रदर्शन में अब तक रेलवे को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 1 दशक में 425 करोड़ रुपए की संपत्ति का ही नुकसान रेलवे को हुआ था। वहीं आपको बता दें कि इतना नुकसान इन्होंने कर दिया, लेकिन अभी तक इनके घरों पर ना तो योगी मोदी ने बुलडोजर चलवाया और ना ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। तो ये बड़ी अपडेट आई, सिर्फ इनके बुलडोजर और इनकी कार्रवाई मुसलमानों पर ही भारत में होती है। आपकी क्या राय दोस्तों कि जिन लोगों ने उपद्रव क्या है, ट्रेनें जलाई हैं और 700 करोड़ रुपए का रेलवे का नुकसान क्या है, इनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस्लाम
इस्लाम को अपने संविधान से हटाएगा एक और मुस्लिम देश। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफ्रीकी देश ट्यूनीसिया में तख्तापलट होने के 1 साल बाद देश के राष्ट्रपति कैस सईद ने एक ऐसे संवैधानिक मसौदे को स्वीकृति दी है जिसके बाद इस्लाम को राज्य धर्म की मान्यता इस देश में समाप्त हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार संविधान के ड्राफ्ट को शनिवार को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार देश के राष्ट्रपति ने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ट्यूनीसिया के अगले संविधान में इस्लाम राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में नहीं रहेगा बल्कि ये एक उम्मा यानी समुदाय के रूप में होगा। उल्लेखनीय है कि उत्तरी अफ्रीका देश ट्यूनीसिया मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाला देश है और अब तक यहाँ के संविधान ने इस्लाम को राज्य धर्म के तौर पर अपनाया था, मगर अब देश के राष्ट्रपति कैस सईद इस्लाम को राज्य के धर्म से बाहर करना चाहते हैं। ट्यूनीसिया ऐसा देश है जहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम जनसंख्या होने के बाद भी वहाँ इस्लामी कानून शरिया कानून का पालन नहीं किया जाता है। इस कानूनी स्ट्रक्चर ज़्यादातर यूरोपीय सिविल लॉ पर आधारित है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब इन्होंने इस्लाम धर्म को यानी इस्लाम को राज्य धर्म हटाने का ही ऐलान अपने देश से कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना को लगा एक और बड़ा झटका। बागी विधायकों को मनाने गए संजय भोसले को असम पुलिस ने किया गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि असम पुलिस ने रेडिसन ब्लू होटल के सामने मौजूदा शिवसेना के उप प्रमुख संजय भोसले को हिरासत में ले लिया है। इसी होटल में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी विधायक ठहरे हुए हैं। भोसले करीब 9 बजे हाथ में एक तख्ती लेकर पार्टी के बागी नेताओं को मनाने के लिए असम के होटल पहुंचे थे। भोसले ने बताया कि होटल में ठहरे पार्टी के बागी विधायकों से महाराष्ट्र लौटने का आग्रह करने के लिए वह गुवाहाटी आए तो उन्होंने कहा कि शिवसेना ने अपने विधायकों को बहुत कुछ दिया, अब उन्हें मातोश्री को लौटाना चाहिए। ये मामला तब शुरू हुआ जब पार्टी नेता एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि उनके साथ शिवसेना के 40 विधायकों सहित कुल 50 विधायक समर्थन कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जो व्यक्ति इनको मनाने गया था उनको ही बीजेपी ने गिरफ्तार करवा दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात में 42 सालों से विधानसभा में घट रहा है मुसलमानों का प्रतिनिधित्व। 25 सीटों पर मुस्लिम वोट है निर्णायक। यह दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने हैं। ऐसे में सूबे के सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। गुजरात के चुनाव में अभी से राजनीतिक दल जातीय समीकरण को साधने लगे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ सक्रिय हो चुकी है। वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM ने भी चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर गुजरात का चुनाव इस बार 2017 की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही रोमांचक होने वाला है। इस बार गुजरात के चुनाव में मुस्लिम समुदाय को भी साधने की आवाज़ शुरू हो चुकी है, क्योंकि गुजरात में कुल आबादी का 10% के करीब मुस्लिम है, जो 25 विधानसभा सीटों पर सीधे तौर पर निर्णायक साबित होते हैं। हालांकि गुजरात में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी कम है। 2017 के चुनाव में पहली बार कुल 4 मुस्लिम विधायक जीते थे, लेकिन आपको बता दें कि इस बार इनके 4% विधायक जीतने भी मुश्किल पड़े हैं, क्योंकि जैसे जैसे जो है सालें आगे बढ़ती जा रही वैसे ही वैसे गुजरात में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम होता जा रहा है, यानी कम मुसलमानों के जो जीतने के आंकड़े हैं वो कम होते जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राष्ट्रपति चुनाव में मायावती ने बीजेपी को दिया अपना समर्थन, विपक्षियों को लगा बड़ा झटका। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की BSP ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शनिवार को ऐलान किया है। उन्होंने इस बार स्पष्ट कर दिया है कि BSP विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करेगी। मायावती ने साफ तौर से बीजेपी के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने कहा है कि हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपने मूवमेंट का खास हिस्सा बनाते हुए द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मायावती ने एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को समर्थन दे दिया। आपकी क्या राय दोस्तों, मायावती को बीजेपी को समर्थन देना चाहिए था राष्ट्रपति चुनाव में या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना का बीजेपी पर निशाना, कहा बागी विधायकों को दिखाया गया ईडी का डर। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से बीजेपी पर निशाना साधा है। सामना के संपादकीय लेख में कहा गया है कि इन दिनों असम के गुवाहाटी में योग शिविर चल रहा है। बीजेपी का निशाना 7वें लेख में सवाल किया गया है कि अगर बीजेपी के पास महाशक्ति है तो वो कश्मीर में पंडितों की हत्या और उनके पलायन को क्यों नहीं रोकती है। लेख में आगे कहा गया है कि होटल में बंद कमरे में बैठे विधायकों को देश में क्या चल रहा है इसकी खबर नहीं है। वहीं एक बार फिर बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि ईडी के डर से जो हमारे विधायक हैं वो हमसे अलग हुए और ईडी के डर से ही जबरदस्ती मार पीट कर उनको गुवाहाटी में रखा हुआ है।
आगे जो है उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए लेख में सवाल किया है कि अगर बीजेपी एक महाशक्तिशाली पार्टी है तो देश भर में हुए अग्निवीर आंदोलन को क्यों नहीं रोक सकी, जबकि महाराष्ट्र में ऐसी एक भी हिंसक घटना सामने नहीं आई और ये उद्धव ठाकरे की कार्यशैली को दर्शाता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लगातार ईडी का डर दिखाकर लोगों को परेशान कर रही है और इसीलिए हमारे विधायकों को भी तोड़ा गया है।